आज हम क्लास 10th का 2019 के पेपर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इन पेपर्स को आप देखोगे तो आपको ये बात क्लियरली महसूस होगी कि इससे पहले जो हमने 2 सालों के पेपर डिस्कस किए हैं, एक एक साइड डिस्कस किया था, उनमें और इनमें क्या समानता है, कहाँ कहाँ प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं और कौन से फिक्स प्रश्न हैं जो आते ही हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। वही ये जो शुरू में आपको दिए हुए हैं जितने भी नियम वगैरह ये दिए हुए हैं, कल जो हमने पढ़े थे वही सेम चीज़ है। 3 घंटे का टाइम है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जब पेपर करते हो उस समय एक बात का आप ध्यान नहीं रखते हो कि पेपर को अटेम्प्ट करते समय किस प्रश्न को कितना समय देना चाहिए। जो बड़े प्रश्न है ना, लास्ट में हर इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा बायोलॉजी का। तीनों पार्ट के अंदर लास्ट वाला प्रश्न जो है वो सबसे बड़ा होता है। उसमें समय भी अच्छा मिलना चाहिए, उसको ढंग से उसमें डायग्राम वगैरह जितने भी हैं वो सब आपको बनाने चाहिए। आप उसमें कोताही बरतते हो क्योंकि पहले छोटे प्रश्नों को करने में ज़्यादा समय लगा देते हो, तो बड़े प्रश्नों को करने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा समय बचता है नहीं। चलिए, ये सेट ए देख रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो ये बात मैंने आपको बताया था पहले, दूसरे प्रश्न में ये मिलेंगे आपको, ठीक है। सेकंड जरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बायोमास का कौन सा उदाहरण नहीं है? ये आप देखोगे, आपने क्लियर है। वैसे तो आपको नाभिकीय ऊर्जा नहीं है जीवमास का। तो चलिए आप आगे देखते जाते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? कल आपने गौर किया होगा, कल यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में था, ठीक है। अभिनेत्र लेंस जो आपकी आंख का लेंस है, वो आंख के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है और छोटा बनाता है। ये 3 गुण है, ये याद ही रखने हैं क्योंकि इनमें से संबंधित उन प्रश्नों में आते ही आते हैं, ठीक है। चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये आप पाठ पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। उसकी लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट पर, ठीक है, और उसके मटेरियल पर, 3 चीजों पर निर्भर करता है। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए, 5वां प्रश्न कल हमने देखा था, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के क्या गुण है, ठीक है, वो देखे थे ना। तो ऊर्जा के स्रोत से ही संबंधित है। तो जो पारंपरिक है, जीवाश्म ईंधन कैसा ईंधन है? पारंपरिक ईंधन है। पारंपरिक ईंधन जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लकड़ी भी उसमें आती है, कोयला भी उसमें आता है, पेट्रोल डीजल भी उसमें आता है। ये सारे के सारे पारंपरिक संसाधन है ऊर्जा के। तो उनकी क्या हानियां हैं? एक तो पहली बात, वो स्रोत खुद जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, पहली चीज। दूसरा, जब हम उनका उपयोग करते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य हानिकारक गैसें निकलती है, जो जिसके कारण पर्यावरण के अंदर क्या हो जाता है? प्रदूषण। और प्रदूषण के कारण बहुत सारे सेकेंडरी इफेक्ट्स आते हैं, जैसे एलर्जी है, बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती है, या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो इसको डिटेल से देखना। 5वां प्रश्न, ऊर्जा के स्रोतों से संबंधित ही मिलेगा। या तो मिल जाएगा पवन ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं, या मिल जाएगा सौर ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं, या जल विद्युत का भी मिल सकता है कहीं ना कहीं, या जीवाश्म ईंधन वाला आप देख ही रहे हो, ठीक है। गैर पारंपरिक या नवीनीकरणीय स्रोतों के क्या गुण हैं, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको याद ही होने चाहिए 5-6 लाइनों में, ठीक है। अब 6ठा प्रश्न वही प्रतिरोधकों में से है। प्रतिरोधकों का संयोजन जरूर देख लेना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम में देखिए, 1 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध, 3 है। तो अगर ऐसे जुड़े तो वो कौन सा क्रम है? श्रेणी।
ठीक है। और श्रेणी क्रम में 1 + 2 + 2 जो भी है वो वैल्यू ऐसे आती है। समांतर क्रम में देखिए एक प्रतिरोधी है, दूसरा प्रतिरोधी है, तीसरा प्रतिरोधी है, फिर तीनों को आपस में दोनों टर्मिनल्स कॉमन कर देते हैं तो वो समांतर क्रम है। और समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ऐसे सोल्व करते हो। ये प्रश्न आते हैं, बहुत सरल सा प्रश्न है, इनके उत्तर आराम से दिए जा सकते हैं, इनमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे आपको, ठीक है। 7वां, जल के भौम जल संरक्षण के क्या लाभ हैं। जो ग्राउंड में स्टोर्ड वाटर है उसके क्या लाभ है। ये सरल सी है, कुछ स्टोरेज के पुराने पारंपरिक तरीके भी हैं, उनके नाम भी आपको देने चाहिए। खड़ीन है, खादीन है, ये नाम है ना आपकी कक्षा में, आपकी उस चैप्टर में। अब 8वां प्रश्न देखो जरा। 8वां प्रश्न किससे संबंधित है। प्रकाश वायु के 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, ठीक है। ये बताना है। और ये कौन से पाठ में से, लेंस वाले पाठ में से ना, मैंने यही कहा था 8वां प्रश्न उसी पाठ में से आएगा, ये तय है। अब नीचे देखो, कोई एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f तथा 2f के मध्य स्थित है, वो सारणी में से प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल सीधा सारणी में से प्रश्न है। तो वो सारणियां आपको याद होनी चाहिए, लेंस और दर्पण दोनों वाली। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र भी याद होने ही चाहिए। अब जरा 9वां प्रश्न देखिए, कौन से पाठ में से है। मैंने कौन से पाठ का कहा था आपको, मैंने कहा था जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है उसमें से आएगा। तो सामान्यतः जनरेटर या मोटर में से आपको प्रश्न मिलता ही मिलता है। कल आपने जनरेटर और मोटर दोनों की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देखी है, ये आपको याद होनी चाहिए। जनरेटर और मोटर के अंदर मुख्य क्या अंतर है, उसकी संरचना के अंदर बताओ जरा। मोटर में क्या था आगे, मोटर में विभक्त वलय था और वहां वलय थी जनरेटर में, यही मुख्य अंतर है। अब देखिए इसका मूल सिद्धांत, जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है भाई, हाँ, दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है ये, ठीक है। मोटर का मूल सिद्धांत कौन सा है, इधर लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है, ब्रुशों का कार्य ये है कि ये जो वलय है उसका संपर्क बाहर के जो जिससे लोड से जोड़ा गया उसे बनाए रखते हैं, ठीक है। और ब्रुश तो उसमें भी लगे होते हैं, ठीक है, उनका भी यही कार्य है, मोटर में भी। अब देखो इसमें अथवा में देखो, अथवा में आया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, ठीक है। ये वाम हस्त नियम, ये दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। वाम हस्त नियम समझाना, इस पर क्या आधारित है वो बता दो, 2 नंबर का ये है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका क्या अभिप्राय है। चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का क्या उपयोग है। अब दक्षिण हस्त नियम का बता दो, ठीक है। आपको पता है कि ये तो बल है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये विद्युत धारा की दिशा है। अब चाहे आप इसमें अप्लाई कर लो चाहे इसमें अप्लाई कर लो, दोनों नियमों से आप विद्युत धारा की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो भी है वो आप बता सकते हो। 3 में से 2 आपको पता है तो तीसरा आप बता सकते हो इससे। अब रसायन विज्ञान आ गया। देखिए 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न से रसायन विज्ञान शुरू होगी। और 10वां प्रश्न कौन से पाठ में से है, रासायनिक अभिक्रिया। मैंने क्या कहा था, ये रासायनिक अभिक्रिया में से ही पाठ मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया वाले पाठ में से ही प्रश्न मिलेगा। आगे देखते हैं आप, ये विलियन से संबंधित है। 12वां जो है MmCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। आवर्त सारणी में यह तत्व M संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आगे आप देखोगे, अब देखो 13वां प्रश्न मैंने क्या कहा था, ये सामान्यतः अभिक्रिया का प्रकार पूछता है। कौन सा प्रकार है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है,
वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया, ये प्रकार पूछते हैं। ठीक है। 14वां, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इस 14वें प्रश्न के बारे में हमने कल बात की थी। वो हमने ये की थी कि वो एक था कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, उससे जल निकल जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये कुछ सूत्र हैं जो याद होने चाहिए, इनके उपयोग याद होने चाहिए और इनका जो है वो बनाने का तरीका याद होना चाहिए। इन्हीं में से आता है। ये देखो बेकिंग सोडा पे आ गया ना, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, कैसे बनता है वो रासायनिक समीकरण आपने दे दिया। अब कल जो प्रश्न देखा था उसमें ये चीज इनडायरेक्ट रूप से पूछी हुई थी, भाई जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, आपने जिप्सम का सूत्र लिखना है, फिर गर्म करने का निशान दिखाना है, आगे उससे वाटर निकला हुआ दिखाना है। तो वो ये अभिक्रिया ही पूछी थी उसमें भी। 15वां देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी। 15वां प्रश्न आवर्त सारणी से ही आता है। या तो आधुनिक आवर्त सारणी पूछ ली, या डोब्रिनर के त्रिक के बारे में पूछ लिया, ठीक है, या मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पूछ लिया। उनके थोड़े थोड़े गुण आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 16वां प्रश्न है, धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है। ये देखिए, ये धातुओं वाले में से ही है। और धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण पर संक्षिप्त नोट लिखिए। ये परिष्करण की कुछ विधियां हैं उनमें से। 17वां प्रश्न देखिए जरा, निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कीजिए। नामकरण लगभग आता है। ठीक है, ये आपने किया हुआ है ना। ये है मेथिल क्लोराइड पहला, तो ये इस तरीके के नामकरण आपको करने हैं। सेकंड, इथेनोइक अम्ल निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रियाओं के बारे में कुछ है। इसके अथवा में देखो जरा। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो छठा प्रश्न है, मतलब 6 नंबर का प्रश्न है, ये लास्ट जो प्रश्न है, ये कौन से पाठ में से आता है, कार्बन वाले। ठीक है, देखो, कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है। जैव निम्नीकरणीय, जो आप सीधे ही वातावरण में डाल दो तो वो सड़ गल करके नष्ट हो जाए। तो इसमें देखिए, प्लास्टिक जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। जिसमें प्लास्टिक है या कांच है वो इसके उत्तर नहीं हो सकते, इसलिए सही उत्तर लकड़ी, घास, केले के चीज है। देखो, चीज को समझ रहे हो। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे बेटा, दिक्कत नहीं है। आपने ढंग से पढ़ा है सारी साल, और प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं है। इधर उधर नहीं देखना है, केवल अपनी बुद्धि लगानी है। ठीक है, ढंग से सोचोगे आपको जवाब। फालतू काम इधर उधर समय वेस्ट करोगे, उससे अच्छा है अपनी बुद्धि लगाओ और अपने विवेक से काम लो। ठीक है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है। मैंने आपको कहा था ये 18वां 19वें में से 1-2 प्रश्न जो है जनन में से आता है। ये जनन वाले में से है। ठीक है, ये रसायनोवर्णन का उदाहरण है। ठीक है, ओजोन परत सूर्य की कौन सी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करती है। पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रेस। इसके बाद अमीबा में नए जीव बनने की प्रक्रिया का नाम क्या है। नया जीव जो बनता है अमीबा में, वो उसकी प्रक्रिया क्या नाम है, द्विविखंडन है। 2 में विभक्त हो जाता है ना ये। आगे देखिए, एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है। देखिए 22वां जो प्रश्न है वो उसमें से है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में से, नियंत्रण और समन्वय में से है। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है कौन सा, अधिवृक्क ग्रंथि कह सकते हो या एड्रिनल ग्रंथि भी कह सकते हो। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। देखो, जनन वाले में से ये, जनन वाले में से 3 या 4 नंबर के प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। अब देखिए, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए।
ठीक है। एक लिंगी पुष्प जिसमें एक ही जनन भाग हो, या तो नर हो या मादा भाग, ठीक है। ये पपीते के पुष्प इसका उदाहरण है, ठीक है। मानव मस्तिष्क में मेडुला तथा अनुमस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। मानव मस्तिष्क ये नियंत्रण एवं समन्वय में से चैप्टर में से है ये, ठीक है। उनमें मस्तिष्क का चित्र बना लो, उसके भाग बना लो, उनके कार्य लिख लो। ये कॉपी में एक्सरसाइज कर लेना। आगे देखिए 26वां प्रश्न हमेशा ही कौन से पाठ में से आता है? अनुवांशिकता, मेंडल के नियमों से संबंधित, ठीक है। वही चीज है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। 27वां प्रश्न कौन से पाठ में से आता है? जैव प्रक्रम में से ही आएगा, ठीक है। तो ये देखो, क्लियर, आपको स्पष्ट है। अब देखते हैं जरा, अब दूसरा, अब देखो सेकंड जो इसमें इसका जो अथवा में आया है, जो बड़े वाले प्रश्न है ना, वो आपको चॉइसेस मिलती है, ये कर लो अथवा ये कर लो, ठीक है। तो पादपों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए, ये भी जैव प्रक्रम में से है। तो 27वां प्रश्न जैव प्रक्रम में से ही आएगा। अब देखते हैं दूसरा सेट डिस्कस करते हैं हम। ये सारे नियम वही हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है? वही मैंने कहा था, इन्हीं में से मिलेगा आपको। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल जो है वो किस कारण से दिखाई देता है? निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परितारिका का क्या कार्य है? ये तीसरा, परितारिका क्या होती है? हमारे नेत्र के अंदर जो आगे आइरिस होती है, उसके जो फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का कार्य है परितारिका का। आगे देखिए चौथा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? सेम है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण होते हैं? देखो वही प्रश्न है। आगे देखिए छठा, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा का परिकलन भी कीजिए। कितनी ऊर्जा लेगा ये भी इसके कुछ आपको मोटर की शक्ति के आपके सवाल हैं, वो आप सूत्र देखना। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर के विषय में तो अवश्य सुना होगा। तो ये रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज का विस्तार से वर्णन करना है। रिड्यूस का मतलब तो उपयोग ही कम करो, ठीक है। रिसाइकिल का मतलब उससे दूसरी चीजें बना लो। रीयूज का मतलब उसको पुनः उपयोग कर लो, ठीक है। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि प्लास्टिक है, वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो उसका कोई आपके पास पात्र है, तो पहला तो काम आपका यही है कि उसका उपयोग आप करें ही कम। फिर भी आवश्यक है तो आप उपयोग उसका कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उसको साफ करके छोड़ दें, दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसाइकिल का मतलब आप उसे कबाड़ी को दे दें और वो उससे वापस दूसरी वस्तुएं बना दें। अब देखिए 8वां प्रश्न कौन से पाठ में से है? प्रकाश वाले पाठ में से ना, वही अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, साइज वगैरह सारा ये बताना है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह लेंस सूत्र से और वो होता है। 9वां देखिए प्रश्न, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें पुरुषों का क्या करें? वही प्रश्न है, ठीक है। परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय? एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए। ये अथवा में जो प्रश्न है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है समझाइए, ठीक है। जनरेटर वाला जो सिद्धांत है ये समझाना है आपको। उसके बाद रसायन विज्ञान वाला जो पार्ट आ गया, उसमें निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक अपचयित हो रहा है? ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण इन्होंने पूछा है एक तरीके से।
सेकंड आपके पास 3 विलियन, वही प्रश्न है। इसके बाद सेम रिपीट है ये प्रश्न भी। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, इसके निर्माण विधि व रासायनिक समीकरण दीजिए। वही प्रश्न जो मैंने बोला था रिपीट हो रहा है। 15वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, कारण लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा है। 16वां, धातुओं से अम्लों की अभिक्रिया पूछी गई है। सक्रियता श्रेणी का उदाहरण पूछा गया आगे। इसके बाद यौगिकों का नामकरण कीजिए। नामकरण लगभग आता है। ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होती है। अब छठा मैंने क्या कहा था, साबुन, साबुनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इनके नाम हैं और उनके उदाहरण और इनके उपयोग ये जरूर याद रखना। ठीक है। ये साबुन की सफाई की प्रक्रिया समझानी है, उसमें बताया हुआ है कि ये मैल को किस प्रकार से निकालती है, इसके जो पोलर पार्टिकल्स हैं किस प्रकार से उसको जुड़ करके वस्त्र से अलग करते हैं। एक चित्र बना करके इतने बड़े कॉलम में बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वही इसके अंदर लिखना है। अब जीव विज्ञान वाले में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है, ये एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती है। 20वां प्रश्न जो है, ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सा संश्लेषित रसायन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये याद ही रखना। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, जनन से संबंधित प्रश्न है ये। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो गलगंड रोग होता है वो आयोडीन हार्मोन की कमी से होता है, तो उसी के बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, हो गया बेटा, रहने दो। आइए देखो आगे 23वां प्रश्न देखिए, मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं। इससे पहले आपने किसके कार्य देखे थे, अभी पिछले प्रश्न पत्र, वृषण के। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो दूसरा ये भी याद रखना है, मनुष्य में वृषण जो है वो शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसके भी कारण याद रखना। मानव में अंडाशय के क्या कार्य हैं, ये ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और अंडों को भी उत्पन्न करता है। ठीक है। अब ये आप ये भी देख लेना, अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो ये मान लो 1 लाइन का उत्तर होना चाहिए, 2 नंबर का प्रश्न है 2 से 4 लाइनों का उत्तर होना चाहिए। और खास तौर से जैसे मानव अंडाशय के क्या कार्य है, तो 2 कार्य तो आपको बताने ही चाहिए। अब देखिए, चुप रहिए बेटा, आवाज मत करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इतना आपको कहीं किसी स्कूल में इतना ज़्यादा डिटेल से पेपर का विश्लेषण नहीं होता है। ये जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान है ना, वो इनका विश्लेषण करते हैं, हम उसी तर्ज पे आपको करवा रहे हैं ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें। अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे बड़ी आपको नहीं समझाया जा सकता। 24वां जो है, कायिक प्रवर्धन क्या है, ये जनन में से इसका क्या महत्व है। कायिक प्रवर्धन किसमें देखा है आपने, कायिक प्रवर्धन क्या गुलाब में कलम नहीं लगाते, वो कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। ब्रायोफिल्म पत्तियों से जनन करता है, वो भी कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। 25वां प्रश्न फिर देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय से है। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है, अंग से उस सूचना को मेरु रज्जु तक पहुंचाना। और प्रेरक तंत्रिकाओं का क्या कार्य है, वहां से मेरु रज्जु से वापस घूम करके उसी सूचना को मसल्स तक पहुंचाना, ताकि हम अपने उस अंग को वहां से हटा लें। कोई आपको पिन चुप होता है तो आप अपने आप जल्दी से हाथ हट जाता है, आप सोचते भी नहीं हो, उससे पहले ही हाथ हट जाता है। 26वां प्रश्न कौन से चैप्टर में से आने का मैंने कहा हुआ है, वही है। ये मैंने आपको लिखवाए हुए भी है नियम अच्छी तरीके से। 27वां प्रश्न कौन से पाठ में से है, जैव प्रक्रम। ठीक है।
तो जैव प्रक्रम में से है, तो इसमें आप जो है पादपों में भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस भाग द्वारा एवं कहाँ पर होता है ये, और पादपों में भोजन के स्थानांतरण की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ठीक है। तो ये जो प्रश्न है वो जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में से है। इसके अंदर अथवा में जो दिया हुआ है वो है मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है। तो ये जो है वो आपको एक तरीके से पूछा हुआ है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी इसमें दिया हुआ है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीवों की अपेक्षा स्थलीय जीव कैसे लाभप्रद हैं। जलीय जीव किससे प्राप्त करते हैं, अभी गलफड़े होते हैं उनमें, और जो स्थलीय जीव उनमें क्या होते हैं, फेफड़े। तो इस प्रकार से ये दो हमने सेट अभी हल कर लिए हैं। यहाँ इसमें कोई दिक्कत है आपको?